अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी मसाइल से हटके बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं पाकिस्तान के ऊपर डायरेक्टली सही या इनडायरेक्टली सही उसके असरात आने वाले वक्त में पड़ते हुए ज़रूर महसूस किए जा रहे हैं। जहाँ एक तरफ हम सियासी इख्तलाफात, सियासी चैलेंजेस और जो सियासी तौर पर खींचातानी की जो एक तरीक़ाकार पाकिस्तान में कायम है उस पर तो बात करते ही हैं, लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा का जो UN का प्लेटफॉर्म है वहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान खुद पहुँच चुके हैं। उन्होंने ख़िताब भी करना है, लेकिन इस मरतबा थोड़ा सा मुख्तलिफ इसलिए है क्योंकि हम हमेशा इस प्लेटफॉर्म को कश्मीर के हवाले से आवाज़ बुलंद करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस मरतबा पूरी दुनिया के बड़े बड़े ममालिक फ़लस्तीन जैसे इशू के ऊपर बज़ाहिर यूनानिमसली हम आवाज़ भी हो रहे हैं और बात भी कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि आलमी मंजरनामे में इसराइल अब आइसोलेशन की कैफियत में जाता हुआ महसूस किया जा रहा है। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि फ़लस्तीन के ऊपर बहुत अरसे से गुफ्तगू हो रही है, लेकिन जो हालात उनके वेस्टर्न वर्ल्ड अब देख रही है उसके बाद बज़ाहिर लगता है कि इसराइल को अपनी पॉलिसीज़ को रिव्यू करना ही पड़ेगा। और ख़ास तौर पर इस खित्ते के पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो पाकिस्तान और सऊदी अरब के अलाइंस के बाद अब भारत भी बड़ी बैकफुट के ऊपर रीजन में जाता हुआ महसूस हो रहा है। लेकिन अगर इस पूरी अपॉर्चुनिटी को इस्लामी ममालिक इस्तेमाल करते हैं तो यकीनन फ़लस्तीन के लिए ये बड़ी एक सहूलत हो सकती है। अब देखना होगा कि आया किस हद तक इसमें तमाम इस्लामी ममालिक इंक्लूडिंग पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर सकता है। प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में इस पर तफसीली बात करेंगे कि बरतानिया, कनाडा और उसके बाद फ्रांस और इस किस्म के कई ऐसे ममालिक हैं जो कि फ़लस्तीन को एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट तस्लीम कर रहे हैं। लेकिन अगर इस सिनेरियो को मद्देनज़र रखा जाए तो रीजन में क्या ऐसी कोई तब्दीली वक़ूफ़ पज़ीर हो सकती है, और अगर होती है तो अमेरिका की इस पर पॉलिसी क्या होगी। और फिर कुछ पाकिस्तान के अंदर के जो सियासी मसाइल हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। सैलाब के बाद बहुत सी तब्दीलियां तो आ रही हैं, लेकिन रिहेबिलिटेशन के नाम के ऊपर अगर रफ्तार को देखा जाए तो सूबा पंजाब सूबा सिंध के मुकाबले में बहुत पीछे नज़र आता है। बहुत से लोगों की ये राय है कि सिंध ने अपने साबका जो माजी के सैलाब हैं उनके तजुर्बों से बहुत फ़ायदा उठाया और इस मरतबा भरपूर तैयारी के साथ मैदान में उतरे। लेकिन पंजाब का ये कहना है कि पंजाब में ज़्यादा नुकसान हुआ है। किस हद तक इन तमाम चीज़ों में एक तवाज़ुन मौजूद है, इसमें यकीनन दोनों सूबों की जो हुकूमत है उनकी अपनी अपनी परफॉर्मेंस है। इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। बात करने के लिए मेरे साथ प्रोग्राम सेगमेंट में मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर तरीन रहनुमाओं में शामिल हैं और मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात भी हैं शाज़िया मरी साहबा मेरे साथ मौजूद हैं। शाज़िया साहबा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। पहले तो मैं चाहूँगी मैम कि थोड़ा सा हम जो इंटरनेशनल सिनेरियो है उसके ऊपर बात कर लें, उसके बाद हम डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे आते हैं। ये जो UN के प्लेटफॉर्म है इसके ऊपर जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान इस अपॉर्चुनिटी को किस हद तक इस्तेमाल कर सकता है? शहबाज शरीफ साहब को एक मौका मिला है कि वो कश्मीर जैसे इशू के ऊपर, फ़लस्तीन जैसे इशू के ऊपर बात करें। ये इस अपॉर्चुनिटी को सिर्फ तकारीर के लिए इस्तेमाल करने से कितना आगे हम जा सकते हैं एज अ स्टेट? बहुत शुक्रिया सना। मेरे ख्याल ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये वक्त बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो हालात हैं इस वक्त गाज़ा में और ख़ास तौर पे जिस तरीके से निहत्ते फ़लस्तीनी भाइयों को, बहनों को, बच्चों को बर्बरियत का निशाना बनाया जा रहा है, उस पर जितनी बात की जाए कम है, उसकी जितनी मज़म्मत की जाए कम है। अब आप देख रही हैं जिस तरीके से आपने खुद कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा पर एक हम देख रहे हैं कि जो दीगर ममालिक जिस तरीके से इकट्ठा हो रहे हैं और वो ममालिक जो पहले इस बात को नहीं समझ रहे थे या तस्लीम कर रहे थे, अब हमें नज़र आ रहा है कि माइंडसेट चेंज हो रहा है और अब वो जो बर्बरियत है उसकी मजम्मत जो है वो भरपूर तरीके से की जा रही है। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि UN की सतह पर हमें स्टेटमेंट से आगे जाना पड़ेगा। हमें कॉन्क्रीट जो एफर्ट्स हैं वो नज़र आने चाहिए, क्योंकि वो लोग देख रहे हैं अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ, और आज से नहीं है, कई काफ़ी अरसे से नज़रें अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ है। क्योंकि ये बात भी दुरुस्त है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने उनके सेक्रेटरी जनरल ने जो है वो हमेशा आवाज़ उठाई है, मज़म्मत की है, अपील की है ह्यूमैनिटेरियन, लेकिन उसका नताइज क्या हुए हैं, क्या हासिल हुआ है? एक जेनोसाइड की सूरत हाल वहां पर है। हम देख रहे हैं कि जो अभी बड़ी जहाज़ों का एक पूरा एक एफर्ट हमें नजर आ रहा है, जो इस वक्त भी पानी के अंदर है और वो पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या वजह है, क्या जो इस वक्त
जो जो ज़ायनिस्ट लॉबी है, क्या वो इतनी मजबूत है कि दुनिया के इतने सारे ममालिक जो आज मजम्मत कर रहे हैं फ़लस्तीनियों के साथ होने वाली बर्बरियत की और जो वहाँ जेनोसाइड हो रहा है उस पर बात कर रहे हैं, क्या ये इज़राइल की ज़ायनिस्ट रजीम क्या सब पे हावी है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इनको इस रजीम के खिलाफ जब सब इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या इनकी बर्बरियत को रोका नहीं जा सकता? मैं समझती हूँ कि सवाल उठता है और ज़रूरत इस अमल की है कि हम मिलकर ये मुमकिन बना सकें कि हम इज़राइल की बर्बरियत को रोकें, इस जेनोसाइड को रोकें। तो बिल्कुल पाकिस्तान एक मजबूत आवाज़ है, पाकिस्तानियों की चाहे वो पाकिस्तानी कौम हो या इस वक़्त की पाकिस्तानी हुकूमत हो, हम एक मजबूत हुकूमत और कौम की हैसियत में ये अपना मौक़िफ़ वहाँ रखते आए हैं और अब भी रखेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान का मौक़िफ़ वहाँ रखेंगे। हमारा जो फ़ॉरेन ऑफ़िस है, हमारे जो तमाम मिशन के लोग हैं, वहाँ एक अरसे से आपको पता है कि हालिया दिनों में हमारी जो मिशन ने वहाँ स्टेटमेंट दी है, वो भी बड़ी मज़बूत स्टेटमेंट थी। तो पाकिस्तान ने हमेशा बड़ा क्लियर मौक़िफ़ रखा है। मगर हम चाहेंगे कि दुनिया एक क्लियर मौक़िफ़ रखे और इसके नताइज हासिल करे, क्योंकि अब फ़लस्तीनी अवाम के लिए तो हम ही है ना, वो हम ही को देख रहे हैं, वो बिल्कुल। हम ही से चाहते हैं कि हम कुछ ऐसा करें कि ये बर्बरियत थम जाए, ये बर्बरियत रुक जाए। दुरुस्त। अच्छा, ये फरमाएगा कि 29 सितंबर को कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट का सेशन बुलाकर वज़ीर-ए-आज़म साहब उस मुआहदे के बारे में भी एतमाद में लेंगे तमाम लोगों को, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, जो सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान हुआ है। अब इस हवाले से आप क्या समझती हैं कि बीइंग अलाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी कॉन्फिडेंस में लिया गया कि क्या कुछ होने जा रहा है? पॉजिटिव तो है ये बड़ा रीजन के लिए भी और ख़ुद पाकिस्तान के लिए भी, लेकिन क्या 29 सितंबर को कुछ ऐसा भी सामने आएगा जो बड़ा अनएक्सपेक्टेड होगा पीपल्स पार्टी के लिए, या आप लोग इसके लिए पहले से प्रिपेयर्ड हैं? देखिए, आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बड़ी मैच्योर जमात है और हमने हमेशा ये कहा है कि जो चीज़ पाकिस्तान के लिए अच्छी होगी, पाकिस्तान की बेहतरी में होगी, पाकिस्तान के हक़ में होगी, हम उस चीज़ को हमेशा सपोर्ट करेंगे। हम बहुत इंतशार पाकिस्तान में देख चुके हैं, डिवाइड देख चुके हैं और पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं है मज़ीद इस तरह के इंतशार का। तो हम मुस्बत सोच रखते हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब बार-बार ये कहते हैं कि हमें इत्तेहाद और अमन की ज़रूरत है, पाकिस्तान को मज़बूत करने की ज़रूरत है। आपने देखा कि जो हालिया जो एक कॉन्फ्लिक्ट हमें नजर आया पाकिस्तान और भारत के दरमियान, उसमें भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का रोल बहुत मुस्बित रोल था और उसके बाद भी जो वज़ीर आज़म साहब ने एक डेलीगेशन बनाया जिसकी सरबराही बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने की और ना सिर्फ बतौर साबका फॉरेन मिनिस्टर के बल्कि एक ऐसे पाकिस्तानी की हैसियत में उन्होंने वहाँ अपनी कारकर्दगी से ये साबित किया कि वो वाक़तन पाकिस्तान की आवाज़ है, भरपूर आवाज़ है और जहाँ जहाँ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपनी डेलीगेशन के साथ गए वहाँ लोगों ने अप्रिशिएट किया पाकिस्तान के मौक़िफ़ को। पाकिस्तान का जो नैरेटिव था वो सच पर मबनी था और बेनकाब हो गया भारत का झूठ हर फोरम पर जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जाकर पाकिस्तान का मुकदमा पेश किया। मैं समझती हूँ कि अब भी जो सऊदी अरेबिया के साथ पेशरफ्त हुई है वो बड़ी मुस्बित पेशरफ्त है और हम इसे वेलकम करते हैं। बिलावल साहब ने इसे वेलकम किया है। ये अच्छी बात होगी कि अगर पार्लियामेंट को वज़ीर आज़म साहब एतमाद मिले। अब तक हमारे पास इसकी कोई ठोस इत्तलात नहीं है। आप बता रही हैं तो आपके पास खबरें ज़्यादा होती हैं, मीडिया में आप हैं, आप हर खबर पर नज़र रख रही होती हैं, लेकिन ये अच्छी बात होगी कि अगर वज़ीर आज़म साहब ऐवान में आएँ और बताएं कि हम जो इस वक्त हमने ये अचीव किया है उसमें कोई अगर अहम बातें हैं पार्लियामेंट को एतमाद में लेना अच्छी बात है। ये जमहूरियत के तसलसल के लिए, जमहूरियत की इस्तेहकाम के लिए अच्छा है और उन लोगों को भी पता चलना चाहिए जो हर वक्त तनकीद करते रहते हैं, जो पाकिस्तानी होकर भी जो है भटके हुए हैं, उनको भी पता होना चाहिए कि पाकिस्तान का मुकदमा मजबूत है और पाकिस्तान ने बहुत कुछ अचीव किया है बशमूल इस एग्रीमेंट के जो सऊदी अरेबिया के साथ। बिल्कुल काबिल फ़ख्र बात है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अच्छा, जहां आपने भी बात की है कुछ ऐसे लोगों की भी, ऐसे फैक्टर्स की भी जो इस पे
खुश नहीं होते। वहाँ इंटरेस्टिंगली हम देख रहे हैं कि सूबा सिंध और पंजाब एक ऐसी चीज़ के ऊपर उलझे हुए हैं जिस पे होना नहीं चाहिए मसला। अब सिंध ने कहा यह जा रहा है कि सिंध को प्लेंटी ऑफ टाइम भी मिला, सिंध ने भरपूर तैयारी भी की। फिर लोग ये भी कहते हैं कि सिंध में जो सैलाब के माजी के सैलाब के फैक्ट्रीज थे वो इस मरतबा पहले से भी ज़्यादा वेल प्रिपेयर्ड थे। लेकिन पंजाब का ये स्टांस है कि पंजाब में तबाही ज़्यादा हुई है। आप खुद सिंध में इस वक्त बैठी हुई हैं, आप कैसे कंपेयर करेंगी दोनों जगहों की सिचुएशंस को? हमने सिंध हुकूमत को भी काम करते हुए देखा, लेकिन आप लोग टिकटॉक और शायद फेसबुक पे ज़्यादा एक्टिव नहीं है या सोशल मीडिया पे, लेकिन किसी हद तक आप ज़्यादा बेहतर बता सकती हैं कि क्या वाकई सिंध में सैलाब आया ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं क्या? देखिए, बहुत ही हसास टॉपिक है मेरे लिए तो ख़ास तौर पे, क्योंकि मेरा ताल्लुक एक ऐसे इलाके से है जो एक मर्तबा नहीं, 2 मर्तबा नहीं, 3 से 4 मर्तबा सैलाब बारिशों को झेल चुका है। तो मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ देख चुकी हूँ। मैं जहाँ से इस वक्त बैठ के बात कर रही हूँ, ये मेरा गाँव है, मेरा हल्का भी है, मेरा आबाई कब्रिस्तान इधर है। तो मैं जिस तकलीफ को देख चुकी हूँ, मैं अल्फाज में आज तो शायद बयान कर सकूं, लेकिन उस वक्त अगर आप मुझसे पूछती तो मैं बहुत इमोशनल रही हूँ उस मौके पर। तो ये बहुत डिफिकल्ट वक्त होता है। अल्लाह ताला किसी को भी इस आजमाइश में ना लाए, लेकिन अगर अल्लाह ताला की तरफ से कोई आजमाइश आती है तो फिर यकीनी तौर पर हमें भी कमर कसनी चाहिए और हमें भी बहैसियत अशरफुल मखलूकात अपनी अकल को इस्तेमाल करना चाहिए और अपनी सलाहियत को इस्तेमाल करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम जल्द अज जल्द जो एफर्ट्स रिक्वायर्ड हैं उनको बरूए कार लाएं। अब अगर आप बात करती हैं माजी के सैलाबों की या आपने जो बारिशों का बात की सिंध की, देखिए सिंध में कोई डाउट नहीं है, किसी को होना भी नहीं चाहिए कि बहुत तबाहकारी हमने देखी है। लेकिन इसकी जो बुनियादी वजह जिस पर कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बार बार कहते हैं कि जी क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है, माहौलियाती तब्दीली की वजह से ये पे दर पे हमारे साथ वाकयात हो रहे हैं और हमें अब सीख लेना चाहिए, हमें रेजिलियंस की तरफ जाना चाहिए, हमें सस्टेनेबल रिकवरी की तरफ जाना चाहिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये सिर्फ बयानात की हद तक नहीं होना चाहिए, इस पर काम होना चाहिए। और सिंध ने सिर्फ एक किया है कि इस पर काम किया है। तो अगर वो कहते हैं ना कि अगर कोई इंसान अपना होमवर्क कर लेता है अच्छा, तो उसका मतलब ये नहीं कि सारी क्लास उसकी दुश्मन हो जाए, लेकिन सीखने की जरूरत है। और अच्छा काम जितना फैलेगा मुल्क के लिए बेहतर होगा। मैं सिर्फ सना आपके साथ, क्योंकि आपके साथ हमेशा बात करती हूँ तो अच्छा भी लगता है, क्योंकि आप इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बातें भी पूछती हैं। देखिए, मुझे नहीं पता कि ये क्यों इस तरफ जो है वो आर्ग्यूमेंट जा रहा है। मैं तो वो स्टेटमेंट्स भी माजरत कोट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो नामुनासिब स्टेटमेंट्स हैं जो सिंध के बारे में किए गए। मैं तो ये जानना चाह रही हूँ कि आपकी प्लानिंग और पंजाब की प्लानिंग में क्या फर्क है? जी, अगर सिंध में सैलाब ज़दगान के हवाले से नामुनासिब स्टेटमेंट होगी तो मैं उस पर अफसोस का इजहार करूंगी। मुझे बहुत दुख होता है कि अगर कोई इस तरह की बात करता है। देखें, हमारा इस वक्त जब सिंध के अंदर सैलाब या बलूचिस्तान या जनूबी पंजाब के अंदर ये सैलाब की कैफियत 2022 में बहुत ज्यादा थी, तो कोई भी अगर बात करता था तो हमें बुरा नहीं लगता था, इसलिए क्योंकि रिलीफ लोगों को चाहिए थी। और अगर रिलीफ के लिए सिंध से बाहर से लोग आते थे तो हम उन्हें वेलकम करते थे कि आइए, क्योंकि ये ना एक हुकूमत कर सकती है मुकम्मल तौर पे, ना हम मिलकर एक सिविल सोसाइटी कर सकते हैं। इसलिए हम सबको मिलकर काम करने की जरूरत है, लोगों को रिलीफ फराहम करने की जरूरत है। ना काफी है कोई भी, अगर कोई हुकूमत ये कह रहा है कि जी हम काफी हैं इस बहुत बड़े चैलेंज का सामना करने के लिए, अल्लाह करे कि हम काफी हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। हकीकत ये नहीं होती। आपको पता है कि ऑलमोस्ट 3.3 मिलियन लोग अफेक्ट हुए थे 2022 के फ्लड्स में। इससे पहले 2011 में भी मुस्तकिल बारिशें रही हैं सिंध के अंदर, उससे पहले यही रिवर फ्लड आया है 2010 में। तो हमने सामना किया है इन चीजों का। अभी भी हम ये नहीं कह सकते कि हम फुली प्रिपेयर्ड हैं, क्योंकि जब पानी आता है, और ये भी बिलावल साहब की स्टेटमेंट का मजाक उड़ाने से कोई फायदा तो नहीं हुआ। वो कहते थे जब बारिश ज्यादा होती है तो ज्यादा पानी आता है, आपने लेके उसका रिकॉर्ड लगाना शुरू कर दिया। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं था कि आपको एंटरटेन किया जाए, ये हकीकत थी बयान की गई। अब हम ये नहीं कहना चाहते कि अब देखा कि पानी कितना, पानी आता है, पानी इतना आता है। अगर रिवर का फ्लड है उससे आता है। अगर मुस्तकिल बारिशें हो, 40 दिन बारिशें हुई थी 2011 में, इसी जगह जहां मैं आज आपसे बैठ के बात कर रही हूँ, इसी जगह 40 दिन की बारिश नहीं झेल पाए थे हम लोग, क्योंकि हमारे पास उतने इंतजाम नहीं थे। हमने पता नहीं था इतनी बारिशें होंगी, कैपेसिटी नहीं थी हमारी। हमने लोगों को रेस्क्यू किया, हमने लोगों को रिहैबिलिटेट किया, रिकवरी की तरफ ले गए। और आप
सबसे बड़ा जो नुकसान इस इलाके में हुआ वो किसान का हुआ। आज भी हम ये बात कर रहे हैं कि लोगों को रेस्क्यू किया जाए, लोगों को रिलीफ दी जाए, किसानों को बचाया जाए, क्योंकि आज जिस फसल के अंदर पानी खड़ा है ये वो किसान बता सकता है उसका कितना बड़ा नुकसान है। गंदम का नुकसान है। आज क्या मांग रहे हैं सैलाब ज़दगान? रोटी मांग रहे, छत मांग रहे। बहुत अच्छी बात है कि हुकूमत उनको दे रही है, सूबाई हुकूमत उनको दे, उनका काम है, उनको देना चाहिए। दे आर डूइंग देयर जॉब। वी शुड नॉट जस्ट बी क्लैपिंग। अगर हुकूमत अपना जॉब कर रही है उसे करना भी चाहिए, लेकिन हम सिर्फ ये कहते हैं कि जी आप इस अमल को बेहतर करने के लिए, अगर देखें क्लाइमेट चेंज हकीकत है, हम दुनिया को जाके कहते हैं कि जी पाकिस्तान इज वर्स्ट हिट। उनको पता चलना चाहिए कि पाकिस्तान, ये जो आज अनप्रेसिडेंटेड फ्लड्स का सामना पंजाब में, इससे पहले केपी में था, ये अनप्रेसिडेंटेड है। इसीलिए हमें अपना केस मजबूत करना है। हमारा केस मजबूत उसी वक्त होगा जब हम अपना होमवर्क करेंगे। ये किसी पे तनकीद नहीं है। हम कभी खुदा ना खास्ता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तनकीद बराए तनकीद नहीं की, और फ्लड्स जैसे इशू के ऊपर तो आप हमसे कभी ये उम्मीद ना रखें कि हम पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करेंगे। हम सिर्फ लोगों पे फोकस कर रहे हैं, लोगों की रिलीफ पर फोकस कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि रिकवरी का अमल जो है वो यकीनी बनाया जाए। अगर किसी बयानबाजी की तरफ चले जाएंगे तो लोगों से हमारा फोकस हट जाएगा। हम चाहते हैं कि फोकस इस वक्त सिर्फ और सिर्फ लोगों पर रहे, इस वक्त उनकी रिहैबिलिटेशन पर रहे, उनके साथ जो रिकवरी का अमल है वो यकीनी बनाया जाए। अब जो दो और चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए कैश ट्रांसफर दे लोगों को। कई लोग सफेद पोश है सना, वो हाथ नहीं फैलाएंगे राशन के लिए, वो नहीं आगे आना चाहते। ये एक बड़ा एक अच्छा तरीका है। और जो डेटा, जो एक तासुर है जो दिया जा रहा है कि जी सिर्फ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बेनिफिशियरीज तक की मदद पहुंचती है, ये गलत है। मैं आपको बताती हूँ क्यों। कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है वहां पे एक डेटा बैंक है जो यूनिक डेटा है, NSCR उसे कहते हैं, नेशनल सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री, यूनिक रजिस्ट्री है। जब मैं इसके अफेयर संभाल रही थी तो 35 मिलियन हाउस होल्ड्स का डेटा इनके पास था। तो 35 मिलियन लोगों को थोड़ी मिलता है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, ये तो इनका डेटा है। और वो डेटा यूज होता रहा है मुख्तलिफ औकात में। कभी पंजाब हुकूमत ने यूज किया है रिलीफ देने के लिए, कभी सिंध हुकूमत ने फार्मर्स को रिलीफ देने के लिए यूज किया है, और इस बरस तो वफाकी हुकूमत ने जो रमजान पैकेज है उसमें भी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का डेटा यूज किया है। तो वो डेटा तो यूज किया जा सकता है। इसको बिल्कुल ये ना सोचें कि वो सिर्फ बेनिफिशरीज का डेटा है। वो डेटा बहुत मिलियंस जो हाउस होल्ड्स है पाकिस्तान में, उनका यूनिक डेटा है जिसको इस्तेमाल, उनके 5 क्विंटाइल्स होते हैं और वो मुख्तलिफ पॉवर्टीज जो इंडेक्स है उसके हिसाब से, उनकी जो इनकम का एस्टिमेट है उसके हिसाब से बाकायदा कई सालों पर मुहित एक्सरसाइज है जिसके नतीजे में ये डेटा कलेक्ट हुआ है। इट इज यूनिक डेटा, इट कैन बी यूज्ड टू प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ असिस्टेंस, और वो होता रहा है। और जो अगला जो मुतालबा है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को लाने का, अभी भी तो आ रही है ना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो अगर हम अच्छा होमवर्क करें, जिस तरीके से सिंध के अंदर ये जो हाउसेस बनाने का, उसमें वर्ल्ड बैंक का हमारे साथ ताउन है। वर्ल्ड बैंक के इस प्रोजेक्ट को जिस तरीके से सिंध के साथ कोलैबोरेशन में किया गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक मुतासिर हुआ, उन्होंने इंस्पायर हुए और उन्होंने भी कहा कि हम भी अपना हिस्सा इसमें डालेंगे। तो देखिए ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये सिर्फ हमारे दावत देने पे नहीं आती। ये प्रोजेक्ट जब हम तैयार करते हैं, उसका होमवर्क करते हैं, वो हमारा पेपर वर्क देखते हैं, हमारी विलिंगनेस देखते हैं, हमारी कमिटमेंट टुवर्ड्स फ्लड इफेक्टीज देखते हैं, तो फिर वो इसमें हिस्सा डालते हैं। इधर तो ट्रांसपेरेंसी के आपको पता है कि मामलात ही और होते हैं। सो आई थिंक दैट द पंजाब गवर्नमेंट विल हैव टू मूव टुवर्ड्स दैट, इवन द फेडरल गवर्नमेंट विल हैव टू। अगर बिलावल साहब ऐसी बात कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी का कोई नुमाइंदा ऐसी बात कर रहा है, तो उस पर बुरा नहीं मनाना चाहिए, लड़ाई नहीं करनी चाहिए। इस वक्त हम प्रॉब्लम में हैं। हमारे लिए पाकिस्तान में कोई भी हिस्सा इस वक्त फ्लड अफेक्टेड लोगों के हवाले से जो है वो तशवीशनाक है। वी आर ऑल कंसर्न्ड। अगर हम कंसर्न्स को रेज करते हैं तो उसको अपने ऊपर अटैक या तनकीद ना समझा जाए। वी आर ऑल पाकिस्तानीज, वी ऑल फील फॉर द फ्लड विक्टिम्स। वो कहीं भी हो, वो हमारे पाकिस्तानी हैं। हम दुआ गो हैं कि जल्द अज जल्द वो इस मुसीबत से निकले। आपको पता है बिलावल साहब की 21 सितंबर को बर्थडे होती है। उन्होंने खास ये ऐलान किया कि कोई मेरा बर्थडे का केक नहीं काटे, कोई जश्न नहीं मनाए, जब हमारे भाई बहन बुजुर्ग नौजवान आज सैलाब के बिल्कुल सही इस तकलीफ मुसीबत में है। तो अच्छा नहीं लगता कि हम यहाँ पर कोई
पार्टी की पॉलिटिकल एक्टिविटी करे तो हमें मना कर दिया गया। मैं समझती हूँ कि इसको इसको बुरे तरीके से नहीं लेना चाहिए, पंजाब गवर्नमेंट को भी ऐसे नहीं सोचना चाहिए, और अगर हम कोई तजवीज़ देते हैं तो बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस। बिल्कुल ऐसे ही, हम बिल्कुल कतई ऐसे ही। नज़र हमें किसी हमने तो बल्कि बिलावल साहब ने तो तारीफ़ की है कि जी हुकूमत कोशिश कर रही है, जो सूबाई हुकूमत है, अगर चाहते तो वो तनकीद कर सकते थे। बहुत आसान होता है तनकीद करना, सैलाब में जाकर डूबे हुए लोगों को देखकर एक कैमरे की मार, एक फ़ोन की कैमरे की मार होती है सारी चीज़ें। सो वी हैव नॉट डन दैट एंड आई डोंट थिंक पंजाब गवर्नमेंट शुड एक्चुअली आल्सो टेक इट लाइक दिस। बस ये है कि वफाकी हुकूमत को अपना रोल अदा करना चाहिए। हमने 2022 में भी देखा कि शहबाज शरीफ साहब पूरे पाकिस्तान में जहां जहां सैलाब था वहां पहुंचे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि वो वही रोल अदा करेंगे इस मौके पर भी, और जल्द से जल्द पाकिस्तान को जहां जहां सैलाब आया है वहां रिहैबिलिटेशन और रिकवरी के अमल को भी यकीनी बनाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया शाजिया बरी साहब हमारे साथ मौजूद थी। मरकरी इत्तलात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, बेस्ड ऑन हर ओन एक्सपीरियंस सिंध में जिस तरीके से फ्लड के ऊपर काम हुआ है उसके ऊपर गुफ्तगू करी थी। यकीनन पंजाब और सिंध के दरमियान ये जो तनाज़ा है इसको इस शक्ल में नहीं सामने आना चाहिए था, क्योंकि दोनों सूबे फ्लड से इफेक्ट हुए हैं और दोनों सूबों में इस वक्त आवाम के लिए, पाकिस्तानियों के लिए और जो तमाम मुतासरीन हैं उनके लिए काम किए जा रहे हैं और बेतहाशा काम किए जा रहे हैं। इसमें जिस तरीके से सिंध ये अप्रिशिएट कर रहा है कि दोनों सूबों को कोलैबोरेट करना चाहिए, मिलकर इस किस्म की जो एक्टिविटीज़ हैं करनी चाहिए, इससे बहुत फ़र्क पड़ सकता है, ख़ास तौर पर रिहेबिलिटेशन का जो फेज़ है। एक मुख्तसर वक्फ़ा और उसके बाद हम अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले से बात करेंगे, जहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ख़िताब करना है। बड़ा इंपॉर्टेंट ख़िताब ये इसलिए भी है क्योंकि इसकी टाइमिंग सिर्फ कश्मीर के पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि फ़लस्तीन के पर्सपेक्टिव में ये प्लेटफॉर्म बड़ा अहम करार दिया जा रहा है। इसके ऊपर कुछ तफसीली बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर ख़िताब करने के लिए मौजूद हैं और उन्होंने ये इंपॉर्टेंट तरीन जो स्पीच करनी है, यकीनन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर होने की हैसियत से कश्मीर का जिक्र करेंगे, लेकिन गज़ा और फ़लस्तीन का जिक्र ना हो ये मुमकिन नहीं हो सकेगा, क्योंकि ठीक एक रोज़ पहले फ़लस्तीन के हवाले से और इस पूरी सिचुएशन के ऊपर सऊदी अरब और फ्रांस के ताउन से एक ऐसी कॉन्फ्रेंस भी बुलाई गई थी जिसमें इस इशू के ऊपर बात की गई थी। ये अलग इशू है कि अमेरिका और इजराइल की तरफ से इसके ऊपर एक डिटाई की पॉलिसी हमें नज़र आती है, लेकिन लग ये रहा है कि जिस रफ्तार के साथ अब वेस्टर्न कंट्रीज़ भी फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब जो कुछ मजालिम की सूरत में ढाया जा रहा है ये देखने से ताल्लुक़ तो रखता नहीं है, लेकिन बर्दाश्त अब बहुत से ममालिक की ख़त्म हो गई है। अब हैरत की बात यह है कि इस्लामी ममालिक इसके ऊपर कितना प्रोएक्टिवली रिएक्ट करते हैं, उससे ज़्यादा वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं वो इसके ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं। और हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों के दौरान अमेरिका को छोड़ के चाहे बरतानिया हो, चाहे कनाडा हो, चाहे फ्रांस हो, उन्होंने फ़लस्तीन को इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पर तस्लीम किया है। अगर ऐसा होता है तो ये बड़ा एक अहम मरहला होगा अगर अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म के ऊपर ये इंपॉर्टेंट तरीन कंट्रीज़ अगर फ़लस्तीन को इंडिपेंडेंट स्टेट कंसिडर कर लेते हैं, तो क्या इसमें अमेरिका भी कोई मनफी किरदार अदा कर सकेगा वीटो करने की सूरत में? इसके ऊपर भी बात करेंगे। और दूसरा, भारत के हवाले से भारतीय वज़ीर दिफ़ा का एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो कि सर्कुलेट कर रहा है आज सोशल मीडिया के ऊपर, जिसमें उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान के लिए जो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था एक नाकाम तरीन ऑपरेशन था, ये अलग बात है, लेकिन उस ऑपरेशन को हमने होल्ड किया है, ख़त्म नहीं किया। क्या आगे आने वाले वक्त में दोबारा भारत की तरफ से ऐसी कोई दरअंदाजी की कोशिश की जा सकेगी? पाकिस्तान की सत्ता किसके ऊपर तैयार है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं माहिर इस्लामी उमूर अहमद हसन अल-अरबी। अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पहले तो सर मैं ज़रा भारत के बारे में आपसे जानना चाहूँगी, ये जो भारतीय वज़ीर दिफ़ा का स्टेटमेंट है, अगर आपकी नज़र से भी गुजरा हो, आप क्या समझते हैं कि वैसे तो ऑपरेशन सिंदूर कहीं स्टैंड नहीं करता है, लेकिन जो कुछ वो कह रहे हैं इससे भी नज़र नहीं झुटलाई जा सकती है कि ये भारत दोबारा कोशिश ज़रूर करेगा, जितनी हजीमत का सामना पिछली मरतबा करना पड़ा है। तो आपको लगता है कि आने वाले वक्त में साल 2 साल आखिर कब वो प्लान कर रहे हैं कि अमेरिका के ताउन से सही या इजराइल के ताउन से सही वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक ज़रूर करेंगे? और साथ में ये भी फरमाइएगा कि आज अमेरिकन प्रेसिडेंट ने जो खिताब किया है उस पर आपकी क्या राय है? अच्छा, देखिए, जो डोनाल्ड ट्रंप की इस जो बयान आया अक़वाम मुत्तहिदा में, जो स्पीच थी इनकी, वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव थी और हर वो इशू जिसके बारे में एक्सपेक्ट किया जा रहा था उस इशू के ऊपर इन्होंने बात की है, बहुत डिटेल में बात की है। इसमें बहुत सारे लोगों को हैरानी होगी ये सुनकर के डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकन इंटरनल पॉलिटिक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बात की है, क्योंकि इस वक्त अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको जो फोर्स डिराइव कर रही है या जो फॉरेन पॉलिसी में चेंजेस आ रही हैं अमेरिका की, उसके मेजर फैक्टर्स जो हैं अमेरिका की इंटरनल जो इकोनॉमिक पॉलिसी, इमिग्रेशन लॉज और वो सारी जो इंटरनल पॉलिटिक्स की चीज़ें,
उसकी बेस के ऊपर जो ट्रंप की वो वोटर बेस है, जो इलेक्टोरल कॉलेज है डोनाल्ड ट्रंप का, जो सपोर्ट बेस है, वो सारी इस बेस के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्ट करके लेके आई है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने रिसोर्सेज को बाहर की दुनिया से पुल आउट करके अमेरिका के ऊपर लगाएंगे। उस सारी सिचुएशन में आपने देखा कि बार बार उन्होंने ये कहा कि मैं जंगें बंद करवा रहा हूं, क्योंकि उनका पॉपुलर जो नैरेटिव था जब वो इक्तदार में आए, उससे पहले वो यही था कि आई एम अ डील मेकर, आई एम अ पीस मेकर, आई एम नॉट अ वॉर मेकर। तो जाहिर है उस एंगल के ऊपर भी उन्होंने बात की। फिर उसके अलावा यूक्रेन रशिया की जंग के बारे में भी बात की कि उसको भी रुकना चाहिए, और फिर उसके बाद धमकी भी दी कि अगर नहीं रुकी तो हम मजीद टैरिफ जो है वो इम्पोज करेंगे। जहां तक भारत और पाकिस्तान की जंग का ताल्लुक है, तो वहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियरली कहा कि मैंने पाकिस्तान और इंडिया की जंग रुकवाई है, और उसका भी उन्होंने कहा कि मुझे उसका क्रेडिट जो है वो जाना चाहिए, और वो क्लियरली, क्योंकि वो इंडिया के नैरेटिव के एग्जैक्ट ऑपोजिट है। फिर उसके अलावा उन्होंने दोबारा से आजकल जो चमगोइयां चल रही थी कि जी इंडिया के अमेरिका के साथ ताल्लुकात फिर से बेहतर होने शुरू हो चुके हैं, तो उसी बेस के ऊपर उन्होंने दोबारा रशिया, चाइना और इंडिया को टारगेट किया कि ये जो रशियन ऑयल है वो लेकर तो जो है वो सप्लाई कर रहे हैं। सो इस सारी सिचुएशन के अंदर जो क्रक्स है मेरे नज़दीक वो ये है कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की जो आने वाली पॉलिसी है आने वाले 5 सालों के लिए, उसको क्लियरली खोल के सबके सामने रखा, और वो यही है कि अमेरिका अब कोशिश ये करेगा कि अपनी पावर को कंसोलिडेट करे, अपनी जो एक्सटेंड उसने इन्फ्लुएंस किया हुआ पूरी दुनिया में उसको निकाले, अपने रिसोर्सेज को पुल आउट करे, दुनिया को कोई ऐसी इक्वेशन दे कि जहां पे अमेरिका का दुनिया के मामलात से निकलना मुमकिन हो सके, जो उसने एक्सपैंड यूक्रेन रशिया से मिडल ईस्टर्न थिएटर और फिर हर जगह के ऊपर किया हुआ है। और वो इन सारी रिसोर्सेज को अपने मुल्क के अंदर लाके अपने मुल्क की हालात को बेहतर करने की कोशिश करेंगे, अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने की कोशिश करेंगे, अपनी जो इमिग्रेशन पॉलिसीज हैं उसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। अमेरिका फॉर द अमेरिकन जो है, वो जो नारा था विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसके ऊपर काम करने की कोशिश करेंगे। भारत के ऊपर इस वक्त नरेंद्र मोदी पे जो प्रेशर है, जो कांग्रेस का प्रेशर है विद इन बीजेपी, जो मोहन भगवत का प्रेशर है, जो वहां पे एक म्यूजिकल चेयर शुरू होने वाली है प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए, जो लॉबिंग अभी से शुरू हो गई है, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ अपने आप को पिच कर रहे हैं टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो फैक्शंस और डिवाइड इंडियन सोसाइटी के अंदर क्रिएट हो चुके हैं, सेवन सिस्टर स्टेट्स के अंदर जो फसादात हैं, जो नागालैंड में द्राविड़ा मूवमेंट, खालिस्तान, सिख जो हैं, मणिपुर के अंदर की क्रिश्चियंस हैं, ये सारी सिचुएशन से, ये सारे टर्मोइल से, इकोनॉमिक टर्मोइल से, फॉरेन पॉलिसी के कलैप्स से, सारे हालात से अटेंशन हटाने के लिए, डिफ्यूज करने के लिए, आई थिंक इंडियंस जो हैं वो उनके पास एक ही ऑप्शन होती है कि एक लिमिटेड जो है, लिमिटेड स्केल के ऊपर एक मिस एडवेंचर जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ किया जाए, और इट इज हाईली लाइकली कि ये दोबारा से इस तरह का कोई मिस एडवेंचर करेंगे। लार्ज स्केल वॉर की तरफ शायद ये ना जाएं, लेकिन एक छोटा हल्का फुल्का मिस एडवेंचर जरूर करेंगे, जिसका जवाब पाकिस्तान की तरफ से बहुत जबरदस्त आएगा, इतना जबरदस्त आएगा कि ये मार्का हक और बुनियानुल मरसूस को भूल जाएंगे। तो वो इट इज ऑन द कार्ड। अच्छा, इसमें माजरत आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन एक क्विक क्वेश्चन कि ये आपको लगता है कि इजराइल की अब कितनी खुलेआम सपोर्ट हासिल होगी, क्योंकि लास्ट टाइम भी इजराइल के पायलट्स तो मौजूद थे, उनका इक्विपमेंट भी इस्तेमाल हुआ था, तो इस मरतबा आपको लगता है कि जिस तरह पाकिस्तान और सऊदी अरब का एक अलायंस बना है डिफेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये भारत और इजराइल का भी एक ऐसा ही अलायंस मुमकिन तौर पर ऑफिशियली सामने आ सकता है? देखिए, इसराइलीज को अगर आप देखें तो वो इस वक्त बहुत डेस्परेट हैं अपनी जो डिप्लोमेटिक वैल्यू है उसको सेव करने के लिए। आपने देखा कि जब कतर के ऊपर इन्होंने हमला किया दोहा पे, तो विद इन 24 आवर्स जितने मुस्लिम कंट्रीज से 50+ स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव दोहा कतर में मौजूद थे। नेतन्याहू ने क्या किया, बेंजामिन नेतन्याहू, नाउ ही आल्सो वांटेड सपोर्ट, उसको भी सपोर्ट चाहिए थी। वो जब मुसलमान 50 ममालिक इकट्ठे हुए तो फिर उसने भी यूरोप और वेस्ट में हर जगह कहा कि आप लोग भी तल अवीव में आके इकट्ठे हों, एंड टू हिज शॉक एंड सरप्राइज नोबडी केम। सिर्फ अमेरिका से मार्को रोबियो गए। लास्ट टाइम जब हुआ था तो प्रेसिडेंट बाइडेन गए थे, उस वक्त मार्को रोबियो गए। अब एक तरफ दोहा और कतर में 50+ रियासतें थी, दूसरी तरफ मार्को रोबियो थे। तो नेतन्याहू ने अपनी नदामत छुपाने के लिए वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके पीछे एक कवर लगा दिया कि 50 स्टेट्स यानी अमेरिका की जो 50 रियासतें हैं वो हमारे साथ हैं। सो ये जो चेंज आया है आफ्टर 70-80 ईयर्स, पहली दफा इसराइल भी मजबूर है कि अब वो मुसलमानों की पिच के ऊपर खेले। इसराइल इज ऑन द बैक फुट। दूसरी बात, इसराइली जो हैं दे आर वेरी क्लेवर डिप्लोमैट्स।
उन्होंने, और जो फॉरेन पॉलिसी या अपनी वो जो एक्सपेंशन कर रहे हैं उसमें वो बहुत, यानी खौफ ज़दा कह सकते हैं आप उसको, कि उस हद तक वो डिफेंसिव होके अपनी फॉरेन पॉलिसी को, जैसे मिसाल के तौर पे उन्होंने 1970s में डिसाइड किया कि हमने ऑफिशियल अपने फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव बनाया कि हमने सीरिया को डिसमेंटल करना है। तकरीबन 50-60 साल लगे उनको, जब तक उन्होंने बिल्कुल सीरियन स्टेट को खत्म नहीं कर दिया उन्होंने सीरिया के अंदर इंटरवीन नहीं किया। पाकिस्तान उनका बदतरीन, आप पाकिस्तान को अपना दुश्मन कंसिडर करते हैं, लेकिन आज तक आप नहीं सुनेंगी कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर, उनके डिफेंस मिनिस्टर्स, उनके कैबिनेट, उनके पार्लियामेंटेरियन, सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, मीडिया, इवन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, कोई भी पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं करेगा, कोई स्टेटमेंट्स पाकिस्तान के खिलाफ नहीं देंगे। हाँ, क्रिटिसाइज कर लेंगे, किसी एक एंगल के ऊपर प्रोपोगेंडा कर लेंगे, जेरूसलम पोस्ट पे आए दिन छप जाएगा, लेकिन ये बात कभी नहीं करेंगे कि हम पाकिस्तान को ये बम मार देंगे या ये मिसाइल मारेंगे या हमारी ये स्ट्रेटेजी है पाकिस्तान के खिलाफ। सो जहां तक इसराइल की बात है, आई थिंक वो डायरेक्टली पाकिस्तान के ऊपर इतनी जुर्रत नहीं कर सकता कि वो पाकिस्तान के ऊपर हमला करे, लेकिन यस, पाकिस्तान के नेबर स्पेशली इंडिया को वो इस्तेमाल करेगा पाकिस्तान को वीकन और कमजोर करने के लिए। और जो वॉर डॉक्ट्रिन है इसराइल के, इसराइल इतना ज्यादा बॉग डाउन होने वाला है मिडिल ईस्ट के अंदर, और उसके नेतन्याहू के खिलाफ जो इसराइल के अंदर इंतशार इस वक्त फैल रहा है, उसके अंदर इतना बॉग डाउन होने वाला है, ऑलरेडी बहुत कमजोर है, वेस्ट की सपोर्ट हट रही है, अमेरिका की सपोर्ट जो है बहुत कम हो चुकी है, इस वक्त सिर्फ इंडिया उसके साथ खड़े, लेकिन इंडिया के होने ना होने से अब इंटरनेशनल अरीना में इसराइल को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो यस, दे आर गोइंग टू सपोर्ट इंडिया, बट कोवर्टली, जिस तरह इन्होंने पहले सिंदूर के दौरान किया, डायरेक्टली ओपनली आई थिंक ये डिफिकल्ट होगा इसराइल के लिए करना। अच्छा, ये वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जो इस वक्त यूएन में हैं, उन्होंने वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी अटेंड की जो कि फ़लस्तीन के बारे में थी, आप उसकी प्रोडक्टिविटी कैसे देख रहे हैं? और फिर दूसरा ये कि यूएन में ये भी एक इशू है कि क्या जिस तरीके से, जिस रफ्तार से ये मुख्तलिफ वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं वो फ़लस्तीन को इंडोर्स कर रहे हैं एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट, अगर ऐसा होता है कि यूएन के तमाम ही इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स जो हैं इसको, इस पे अग्री करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या फ़लस्तीन को एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट कंसिडर कर लिया जाएगा? उनकी करारदाद से कोई फ़र्क पड़ेगा? और अगर फॉर एग्जांपल अमेरिका उसमें वीटो कर देता है उस फैसले को, तो फिर उससे क्या इम्पैक्ट हो सकता है? क्योंकि अब इस हवाले से बाकी जो कंट्रीज़ हैं वो तो अमेरिका या इसराइल की बात नहीं सुन रहे हैं। देखिए, इस वक्त हो ये रहा है कि इसराइल के जितने एलाइज थे वो इसराइल को छोड़ चुके हैं। इसराइल का, अब इसराइल के अंदर जो गाजा में जो जेनोसाइड वो कर रहे हैं, उससे यूरोप के अंदर इस वक्त इलेक्शंस आने वाले हैं आगे। अब यूरोप और पूरी दुनिया के अंदर पॉपुलर सेंटिमेंट जो है वो प्रो गाजा और प्रो पैलेस्टाइन है। यूके के डॉक्टर्स, अभी रिसेंटली आज ही मैं ये पढ़ रहा था, यूके के डॉक्टर्स जो उधर गए हैं फलस्तीन में, या वो कैंप्स जहाँ से गाजा के लोगों का इलाज कर रहे हैं, वो आके पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में वो कहते हैं हमने बहुत जंगें देखी, उनके इंटरव्यूज बाकायदा इंटरनेट पे मौजूद हैं, लेकिन वो कहते हैं जो हमने गाजा में देखा है उसकी इंसानी तारीख में वो उसकी मिसाल नहीं मिलती। पूरी दुनिया में कोई भी मजहब हो, चाहे वो क्रिश्चियंस हो, चाहे ऑर्थोडॉक्स ज्यूज हो, इवन पूरी दुनिया के अंदर वो इस वक्त गाजा के साथ खड़े हैं। गाजा डिसाइड कर रहा है कि पॉपुलर गवर्नमेंट कौन सी होगी पूरे यूरोप में। सो लिहाजा इस वक्त जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रेशर है कि किसी तरीके से इसराइल से अपना पल्ला साफ करें। अमेरिका भी इस इसराइल का एलाय है, सपोर्टर है, लेकिन अमेरिका भी खुलेआम इसराइल के साथ खड़ा होने से कतरा रहा है। तो इस सारी सिचुएशन में कोई ना कोई इक्वेशन देने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से गाजा के अंदर जो है वो सीज फायर हो। यूरोपियन कंट्रीज जो ये एक्सेप्ट कर रही हैं पैलेस्टाइन को, वो 2 स्टेट सोल्यूशन के फ्रेमवर्क में कर रही हैं कि एक स्टेट इसराइल की होगी और एक स्टेट फलस्तीन की होगी और ये आपस में इकट्ठे रहेंगे। लेकिन इसमें बहुत ज्यादा जो चीजें हैं वो डिपेंड इस बात पे करती हैं कि इसराइल जो है, नेतन्याहू ने, आपने देखा कि उसने बिल्कुल ही 2 स्टेट सोल्यूशन को ही रिजेक्ट कर दिया। हालांकि ये भी एक बहुत बड़ा आप ये कह सकती हैं कि लेवरेज है जो इसराइल को दिया जा रहा है 2 स्टेट सोल्यूशन, लेकिन वो फिर भी कहता है कि मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा, क्योंकि अगर 2 स्टेट को ही वो एक्सेप्ट कर ले तो उससे अपने बॉर्डर्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अभी इसराइल इज ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जिसके बॉर्डर्स ही आइडेंटिफाइड नहीं है, क्योंकि वो एक्सपैंड करता चला जा रहा है। वंस इसराइल अपने बॉर्डर्स को आइडेंटिफाई कर लेता है तो कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेटर इसराइल खत्म हो जाता है। कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेटर इसराइल खत्म हो जाता है, फिर वो जो यहूदी पूरे यूरोप के आरामदेह माहौल से निकल के सहरा में आके आबाद हुए, उनका वहां पे रहने का मकसद खत्म हो जाता है।
इसराइल की रियासत ऑलरेडी शैम्बल्स में है, वो शिवर कर रही है, उनके अंदर डिवाइड बहुत ज्यादा है, ज्यूज के अंदर अपना बहुत ज्यादा इसराइल में डिवाइड है, नेतन्याहू के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस चल रहा है, अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स पार्टी नेतन्याहू को छोड़ के चली गई है, जुडिशरी इस वक्त जो इसराइली गवर्नमेंट और जुडिशरी आपस में एट डैगर्स ड्रॉन, एक दूसरे के जानी दुश्मन बने हुए हैं, आए दिन इसराइल की सड़कों के ऊपर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उस सारी सिचुएशन में इंटरनेशनल प्रेशर बहुत ज्यादा है। तो ये सारा जो मामलात हैं, टू स्टेट सोल्यूशन की जहां तक बात है, अगर जो जैसे एक एक करके वेस्टर्न कंट्रीज एक्सेप्ट कर रही हैं पैलेस्टाइन को, जाहिर है इसराइल के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, एक एक वेस्टर्न एलाई उसके हाथ से निकल रहा है, दूसरी तरफ उसका जो एग्रेशन है, उसका जो जेनोसिडल प्लान्स हैं इसराइल के, वो मुसलमानों को इकट्ठा करते चले जा रहे हैं। सो जाहिर है इसराइल के लिए सिचुएशन बहुत ज्यादा टफ और बहुत ज्यादा खराब है। अभी जो भी बात पाकिस्तान की और जो मुस्लिम लार्जर मुस्लिम कंट्रीज हैं वो इसराइल के ऊपर जिस भी कंसेंसस पे आएंगे, जिस भी फैसले पे आएंगे इसराइल के खिलाफ गाजा के मुसलमानों के लिए, आई थिंक वो इसराइल को पेन करेगा, हर्ट करेगा बहुत बुरी तरह। बहुत बहुत शुक्रिया। अहमद हसन अल अरबी हमारे साथ थे, बैनुल अक़वामी उमूर के माहिर हैं, और इस मरतबा UN की जो स्पीच है ख़ास तौर पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में भी और बाकी जो अहम तरीन ममालिक वहाँ पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं, इस मरतबा फ़लस्तीन के इशू के ऊपर खुसूसी तौर पर बात की जाएगी। और लग ये रहा है कि ये प्लेटफॉर्म अब इसराइल को ना सिर्फ प्रेशराइज़ करने का एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है, बल्कि जो वेस्टर्न लॉबी है, जो ख़ास तौर पर इसराइल से जुड़ी लॉबी है, उसके हवाले से अब कोई बहुत अच्छा परसेप्शन डेवलप नहीं हो रहा है। इसराइल इसमें बज़ाहिर आइसोलेट होता हुआ महसूस हो रहा है। एक मुख्तसर वक्फा और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 27 सितंबर के जलसे और इस हवाले से क्या तैयारियां हैं, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बड़े दिनों से ये खबर ज़ेर गर्दिश है कि तोशाखाना 2 केस में जो फ़ैसला है वो अनकरीब आने वाला है। बहुत से लोगों की राय है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बड़ा नंबर शामिल है, कि इसमें बानी चेयरमैन PTI को सज़ा हो सकती है। लेकिन इसके साथ ये भी तवक्कात हैं कि अगर ऐसा होता है तो ऑलरेडी एक केस में सज़ा तो वो फेस कर रहे हैं, उस केस के अलावा अगर किसी और केस में सज़ा हो जाती है तो क्या उस कैद में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। फिर ये कि जो पार्टी लीडरशिप बाहर बैठी है, उनकी ये राय है कि खान साहब अगर ख़ुद मौजूद नहीं है पार्टी को लेकर चलने के लिए, तो बैरिस्टर गौहर साहब के बजाय कोई और ऐसी शख्सियत होनी चाहिए जो कि पार्टी के ऊपर ग्रिप भी रखती हो और उसको आगे लेके चलने की अहल भी हो। इस हवाले से भी बड़ी स्पेकुलेशंस की जा रही हैं। फिर ये कि 27 तारीख को एक बड़ा अहम जलसा रखा गया है अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ से। बड़े अरसे के बाद दोबारा उन्होंने किसी एक्टिविटी में लीडिंग पोजीशन ली है। इससे पहले जुनैद अकबर साहब खैबर पख्तूनख्वा में बड़ा प्रोएक्टिवली काम कर रहे थे, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस से भी शायद क़यादत कोई ख़ास मुतमईन नहीं नज़र आ रही थी। अली अमीन गंडापुर साहब को दोबारा हम लाइमलाइट में देख रहे हैं। इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खुद सीनियर रहनुमा भी हैं, उनकी कई केसेस में वकील भी हैं, कानूनी अमूर के माहिर भी हैं। फैसल चौधरी मेरे साथ मौजूद हैं। फैसल, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। पहले तो ये बताइएगा कि ये बात बड़े दिनों से हो रही है कि शायद तोशाखाना 2 के हवाले से एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन है जो कि आने वाला है। क्या PTI को भी ऐसे ही लग रहा है? ऐसी एक्सपेक्टेशंस नहीं है कि जिसमें कानून और इंसाफ को मलहूज रखा जाएगा, और क्योंकि सियासी केस है तो कोई यही की जा रही है, अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इसका फैसला भी सियासी होगा। लेकिन अगर इस वक्त के सिनेरियो में देखा जाए तो सियासी तौर पर मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में वापस आना भी तो बड़ा ज़रूरी है ना, जो PTI के साथ हो रहा है इस वक्त, चाहे पार्लियामेंट में, सेनेट में। फिर जो पार्टी बाहर फैसले कर रही है, कभी सेनेट की कमेटियों से इस्तीफ़े दे रही है, कभी पार्लियामेंट की, फिर ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है एक दिन खान साहब कहें कि असेंबलियों से इस्तीफ़े दे दें। ये तमाम चीज़ें पार्टी को सूट तो नहीं करेंगी अगर सियासी तौर पर देखा जाए। और दूसरा एक और सवाल इसमें ज़िमनी के, आपके ख्याल में ये भी खबरें हैं कि क्या खान साहब पार्टी की जो चेयरमैनशिप है वो किसी और को दे सकते हैं, बैरिस्टर गौहर साहब से लेके? PTI में देखिए, अगर गौहर को भी हटाएंगे तो कौन लीड करेगा? सवाल तो ये है कि PTI में इस वक्त कोई बाहर मौजूदा लीडरशिप जो अवेलेबल है उसमें तो कोई ऐसी शख्सियत नज़र नहीं आती कि जो आप कह सकें कि इस वक्त जाके कोई बड़ी सियासी तहरीक क्रिएट कर सकेंगे। अच्छा, ये अभी आपने अवाम का जिक्र किया, ये जो 27 सितंबर का जलसा है ये कैसे डिसाइड करेगा? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि शायद इसमें अगर कारकुनान सही तरह नहीं पार्टिसिपेट कर सके तो ये गंडापुर साहब के लिए बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि गंडापुर साहब बड़े अरसे के बाद किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी को लीड कर रहे हैं। उनके ऊपर इतना बर्डन जो है इस वक्त मौजूद, उनके ऊपर पार्टी में भी तनकीद हो रही है, सूबे में भी तनकीद हो रही है, लेकिन अगर देखा जाए तो उनको माइनस कर दें तो कोई और अल्टरनेट ऑप्शन तो है नहीं PTI के पास KP में।
ये आपकी बात दुरुस्त है कि पीओली अमीन ज़ाहिर है उस पोजीशन में है और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ पे काफ़ी हैवी फाइनेंस भी होता है। वो जलसा अगर आता है उसमें जिस तादाद में मैंने देखा है कि वो तो गैर संजीदा अप्रोच है। 50 लाख आदमी तो शायद इमरान खान सब खुद बाहर हो तो ही निकल सकता है, लेकिन इतनी ज़्यादा तादाद में लोग निकालना, मैनेज करना, ये तो नामुमकिन सी बात नज़र आती है। एक बड़ा जलसा हो जाएगा मेरे ख्याल में, एक अच्छा जलसा ज़रूर हो जाएगा, लेकिन उस जलसे से क्या वो सियासी फ़ायदा या ऑब्जेक्टिव जो है वो मिल सकेगा या नहीं मिल सकेगा, दैट्स अ बिग क्वेश्चन। बहुत बहुत शुक्रिया। फैसल चौधरी हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा भी हैं और बड़ी हद तक अंडरस्टैंडिंग रखते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 27 सितंबर को एक बड़ा इंपॉर्टेंट जलसा करने जा रही है, लेकिन अगर उसमें पीटीएम के साथ शेयर किया जाता है स्टेज तो यकीनन पीटीआई का कोई अच्छा इंप्रेशन नहीं जाएगा, ना सिर्फ कारकुनान के ऊपर बल्कि स्टेट के ऊपर भी। अब देखना होगा कि आया ये फैसला करने वाले इन तमाम इशूज़ को बखूबी समझते हैं या फिर नहीं। इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।